आदाब नाज़रीन, दो रुख में आपका खैर मकदम है। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनका इंतज़ार मुद्दतों से है। तारीख़ पर तारीख़, साल दर साल तारीख़ें बदलती रहती हैं, मगर फ़ैसले का इंतज़ार रहता है। एक ऐसा ही तनाज़ा है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को लेकर, जिसे कई दहाइयाँ गुजर गई हैं मगर आज भी उसका फ़ैसला नहीं हो पाया है। अब एक उम्मीद जागी है अदालत की जानिब से कि उसकी जल्द अज जल्द जो है सुनवाई पूरी की जाए ताकि फ़ैसला आ सके। लेकिन जब ये फ़ैसले की घड़ी करीब आने वाली थी, जब रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर सुनवाई होनी थी, तो फिर एक ऐसी बात सामने आती है कि जिसमें कुछ लोग अदालत से बाहर भी उसका जो है मामला हल करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। दो रुख है, एक इस रुख के ख़िलाफ़ है, एक उस रुख के साथ है। दोनों ही कोशिश यही है कि कोई फ़ैसला आए, लेकिन हमें देखना है कि कौन सा रुख सही है, कौन सा रुख गलत है। ये फ़ैसला आप करेंगे। हमारे दरमियान दो रुख मौजूद हैं, आइए मैं उनसे आपका तारुफ़ करा दूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं दो रुख में। उसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब वसीम रिजवी साहब, आपका भी खैर मकदम है। कासिम रसूल इलियास साहब, अभी हैदराबाद में जब बोर्ड की मीटिंग हुई है तो उसमें भी अंदर ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बाबरी मस्जिद मामले को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसमें कोई एक रुकन जो है वो इस तरह का ऐलान करता है जिसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है सलमान नदवी साहब को। तो क्या आपको अगर उनको अलग करके भी सोचा जाए तो बोर्ड इसको लेकर क्या सोच बोर्ड की है इस वक्त? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अव्वल रोज से ये बात कहता रहा है कि इस मसले का हल जो है या तो बातचीत से हो या अदालत से हो। 2002 तक हमने बातचीत के तकरीबन 5 बार कोशिशें की हैं और बहुत ऊंचे लेवल की कोशिशें हुई हैं, लेकिन बातचीत में दूसरे फरीक का एक ही मुतालबा था कि आप उस जगह से दस्तबरदार हो जाइए। आपके लिए एक मस्जिद है, हमारे लिए राम जन्मभूमि है। हमारा ये कहना था कि आप ये साबित कर दें कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, तारीख़ से साबित कर दें, आर्कियोलॉजी से साबित कर दें, रेवेन्यू रिकॉर्ड से साबित कर दें, टाइटल सूट से मुतालिक जितने दस्तावेज़ात हैं उनसे साबित कर दें। तो हम शरीयत का मौका बहुत क्लियर है, मस्जिद किसी नाजायज़ ज़मीन पर किसी नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा करके नहीं बनती है। तो अगर ये साबित हो जाता है तो हम मस्जिद से दस्तबरदार हो जाएंगे, अदरवाइज़ हम मस्जिद से दस्तबरदार नहीं हो सकते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1990 में भी और 1993 में एक शरई मौक़िफ़ इख्तियार किया, और वो शरई मौक़िफ़ ये है कि अगर मस्जिद किसी जायज़ ज़मीन पर कायम हो जाए तो वो ताक़यामत मस्जिद होती है। मस्जिद वक्फ़ की ज़मीन है जिसको न तो हिबा किया सकता है, न मुंतकिल किया सकता है, न सेल किया जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी तक इस मौके पर कायम है। और 2002 के बाद हमने ये सोच लिया कि अब ज़ाहिर है कि बातचीत के जितने भी कोशिशें हो रही हैं, दूसरे फरीक के पास कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है, वो सिर्फ चाहता ही है कि हम उसको सरेंडर कर दें। तो ज़ाहिर बात है कि हम शरन उसको सरेंडर नहीं कर सकते। तो हमने ये बात कही है कि अब अदालत का जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। अब अदालत के अलावा कोई और आपको फैसला मंजूर नहीं है बाहर? नहीं, कोई भी गुफ्तगू अगर माकूल बुनियादों पर हो, दलाइल के बुनियाद पर हो, यकतरफा ना हो, और ये बात इस बुनियाद पर सामने आए कि आप ये मुतालबा करने के बजाय कि आप उस जगह को छोड़ दिए, उससे हमारी आस्था वाबस्ता है और फलां है, इसके बजाय वो तो आस्था तो सबकी वाबस्ता है, अगर मुसलमानों की भी है तो हिंदुओं की है तो मुसलमानों की भी है। वसीम रिजवी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये रुख है बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि दे दी जाए और उसमें, तो आपके पास क्या ऐसी दलील है कि जिसकी बुनियाद पर यह फैसला कर लिया जाए? पहले सबसे पहले दो बात जो अभी इनकी बात से सामने आई, जायज़ ज़मीन और ये तय हो जाए कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये कैसे तय होगा कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, कोर्ट में पेश हो चुकी हैं। हाई कोर्ट के जजमेंट में कोर्ट है कि जो वहाँ खुदाई हुई तो जहाँ पे स्ट्रक्चर मस्जिद का मौजूद था उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिले। या तो उस रिपोर्ट, जो दो रिपोर्ट्स हैं, उनको नकारा जाए कि वो रिपोर्ट सही नहीं है, या इस बात को कह दिया जाए, मान लिया जाए कि वो फर्जी रिपोर्ट्स हैं
और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मस्जिद के नीचे अगर के कहीं खुदाई में पुराने मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं तो इसका मतलब देखिए 1528 में मस्जिद बनी है, ना हम मौजूद थे, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूद था, ना सुन्नी वक्फ बोर्ड मौजूद था। तो अब जो भी सबूत तय करेगी वो इसी तरह की रिपोर्ट्स तय करेंगी। दूसरी चीज़ बात अभी जो कही आपने, जायज़ ज़मीन, जो पाक साफ जायज़ ज़मीन जिस पे मस्जिद बनी हो और ता क़यामत तक कायम रहेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या एक बात ये बताइए, ऐसी ज़मीन जिसको लेकर इतने बड़े बड़े फसाद हो रहे हैं, आज तक 2000 लोग मर चुके हैं, हिंदू मरे हों मुसलमान मरे हों, तमाम आगजनी हुई हैं, फसादात हुए हैं, तो इस्लाम में इस बात की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि फितना और फसाद फैले। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपने स्टैंड को, जो उनका पहले स्टैंड था, आज के हालात को देखते हुए, जो फसाद की तरफ जो नफ़रतें बढ़ रही हैं उनको देखते हुए इनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन बातों को फिर गौर करें और अपने स्टैंड को अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। लेकिन अगर ज़िद की बात आ जाए कि नहीं साहब जो मेरा स्टैंड पहले था वही रहेगा, तो फिर वो एक अलग बात है। पत्थर तो रोज आते ही रहते हैं सहन में, हल इसका ये नहीं है कि घर छोड़ दीजिए। आप एक बात मेरे सिर्फ ये कहनी है, असल में ये जिस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात कह रहे हैं, देखिए जिस वक्त खुदाई हो रही थी मैं खुद वहाँ मौजूद था उस जगह पर, मैं बाद में कमेटी का कन्वीनर रहा हूँ मुस्लिम मसला बोर्ड की, तो मैं वहाँ एक फरीक कैसे से वहाँ मौजूद था। खुदाई के बाद जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उस रिपोर्ट में ये जो बात कह रहे हैं कि बाज़ ये बताया गया कि उसके नीचे, दीवार के नीचे कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं जिससे कि ये लगता है कि जो शुमाली हिंद के मंदिरों में इस्तेमाल होती थी, यही अल्फाज है। देखिए हमारे तरफ से मुल्क के 10 नामवर आर्कोलॉजिस्ट ने बहस की है इस मुकदमे के अंदर। उन्होंने ये साबित किया कि जिन ट्रेंचेस से ये चीज़ें निकली हैं वो भराव की ज़मीन है। भराव की ज़मीन से निकलने वाली चीज़ को सबूत के तौर पर नहीं माना जाता है, चुनांचे उस रिपोर्ट पर बेस नहीं है ये मुकदमा जिसकी बात आप कह रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये बेबुनियाद बात है कि वहाँ कोई मंदिर के आसार निकले। वहाँ से जो चीज़ें निकली हैं रिपोर्ट के अंदर दर्ज हैं, वहाँ जानवरों की हड्डियाँ निकली हैं जिससे ये साबित हुआ कि यहाँ जो आबादी थी वो गोश्तखोर थी। वहाँ कब्रें निकली हैं जिससे ये भी साबित हुआ कि ये कब्रें मुसलमानों की थी। कई चीज़ें उससे साबित होती थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस रिपोर्ट पर रिलाई नहीं किया। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो बात कही जा रही है पूरे मुल्क में, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो फितना फसाद से कोई दिलचस्पी नहीं है और वो पूरे मुल्क में अमन नहीं चाहता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप इस बुनियाद पर जाइए, क्या अक्सरियत ये तय करेगी कि हम किसी मंदिर पर कब्जा कर लें, उससे ये कहे कि हमारी आस्था इससे जुड़ गई है, आप इस मस्जिद को खाली कर दीजिए। अगर आपने इस कानून को बुनियाद बना लिया तो ये फसाद की जड़ होगा। हमारा कहना ये है कि ये मुल्क एक दस्तूरी मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर में, लॉ ऑफ द लैंड है। लॉ ऑफ द लैंड में ये इशू टाइटल सूट का है और टाइटल सूट में लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल प्रूफ और उस मौके पर जिस वक्त में ये मसला खड़ा हुआ उस वक्त के लोगों की गवाहियाँ, ये बुनियाद बनती है टाइटल सूट में। और ठीक है, इस पे हम आप भी जारी रखेंगे, लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे वसीम रिजवी साहब, क्योंकि अब ताजमहल को लेके भी जिस तरह की बातें की जा रही हैं 50 साल के बाद वहाँ पे भी कुछ ऐसा हो तो क्या उसे भी छोड़ दिया जाएगा। हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। दीवार क्या गिरी मेरे उजड़े मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रस्ते बना लिए। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में आज हमारे साथ राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तनाज़े के दो रुख मौजूद हैं। वसीम रिजवी साहब, जिस तरह कासिम रसूल इलियास साहब कह रहे हैं कि जो आपने सबूत की बात कही वो मानी नहीं जा रही है, और वो कहते हैं कि अक्सरियत क्या फ़ैसला करेगी कि किस तरीके से जो है आप अपने घर में रह सकते हैं या अपनी इबादतें कर सकते हैं। क्या अक्सरियत का मतलब क्या है? हिंदुस्तान की मुसलमानों की अक्सरियत या सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अक्सरियत? देखिए, अक्सरियत मेरी बात इस मुल्क की अक्सरियत है, हिंदू अक्सरियत। तो फिर आप क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क की अक्सरियत का ठेकेदार हो गया? देखिए, शिया वक्फ बोर्ड, अब जैसे कि बात आई कि टाइटल, उस तरह तो आप भी शियों के हकदार बिल्कुल नहीं नहीं है, होंगे ना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद इसलिए हैं कि हम शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और शिया वक्फ बोर्ड इसमें एक रिस्पोंडेंट है सूट नंबर 5 में, और हमने उसमें अपना जवाब दाखिल किया है। देखिए, इसमें 1528 पे ये मस्जिद बनी, मीर बाकी ने बनाई थी। मीर बाकी शिया था, ये सब जानते हैं।
1528 से लेकर 1944 तक आप कहाँ थे, सुन्नी समाज के लोग कहाँ थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड कहाँ था? सुन्नी वक्फ बोर्ड 1941 में बन चुका था। आखिरी मुतवल्ली भी उसका शिया रहा है। जो शिया वक्फ, देखिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी मुल्क हैं और सऊदी अरब, जहाँ जहाँ पे भी शिया मस्जिदें अलग होती हैं, सुन्नी मस्जिदें अलग होती हैं, ये सब जानते हैं। शिया सुन्नी नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर शिया वक्फ बोर्ड अलग बना है तो वहाँ हमारे क्या 20 से शिया मस्जिदें दर्ज हैं, आप क्या सुन्नी मस्जिदें दर्ज हैं? ये बुनियाद क्या बना रहे हैं? मैं बना तो मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। करिए ना, आप बताइए। तो अब जब अगर कि ये शिया मस्जिद थी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसको अपने क्या दर्ज कर लिया, तो आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं, आपकी ये चीज ही नहीं है, आप क्यों फसाद इस पे करना चाहते हैं? सबसे अहम चीज आप कहना ही चाहते हैं कि इस मुल्क में शिया जो है बाकी मुसलमानों से बिल्कुल अलग है? बिल्कुल नहीं है। एक बात से शिया कम है इसलिए आपकी मोनोपोली चलेगी? नहीं, हंसने की बात नहीं है, यही हो रहा है, बता रहा हूं पूरी दुनिया में हो रहा है। आप हम पे हंसते क्यों हैं? पूरी दुनिया में तो यही आप कर रहे हैं। देखिए बात मुझे पूरी करने दीजिए। आपकी बात है वहां, बात तो मेरी पूरी करने दीजिए। तो तमाम शिया उलमा भी आ जाते हैं। देखिए, शिया उलमा हमारे खिलाफ बोले, सुन्नी उलमा हमारे खिलाफ बोले, देवबंदी बोले, वहाबी बोले, हमें इसकी परवाह नहीं है। हम बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि इस वक्त देश को जरूरत क्या है, देश का मुसलमान क्या चाहता है? हिफाजत चाहता है, कारोबार चाहता है, 2 वक्त की रोटी चाहता है। आप क्या चाहते हो? आप फसाद चाहते हो? आप बात करने को भी तैयार नहीं हो। अगर कोई सुलह की बात करे, आपने नदवी साहब को बाहर निकाल दिया, किस मेंटेलिटी से आप काम कर रहे हो हिंदुस्तान में? आप मैं पूरी बात कर लूं। पहली बात मुझे बता, पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि ये बेबुनियाद बात कह रहे हैं। जिस मस्जिद में शिया वक्फ बोर्ड जहां फरीकी नहीं है, आज आप जस्ट मिनट, अब वेट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में आपने आके एक एप्लीकेशन दायर की है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको इंटरटेन नहीं किया। नंबर सुन लीजिए मेरी बात। आप अगर गलत बात कहेंगे तो मैं टोकूंगा ना आपको। मैंने एप्लीकेशन नहीं दाखिल की है, मैंने एप्लीकेशन दाखिल नहीं की, मैंने काउंटर फाइल किया है। चलिए काउंटर फाइल किया, ठीक है। देखिए अभी आप ये मानिए, आप देखिए सही बात, काउंटर फाइल पे कोई बहस नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, अभी केस चला ही नहीं। अरे सुनिए भाई बात। दूसरी बात ये है असल में कि इस मस्जिद के सिलसिले में ये फितना पैदा करना कि ये शिया मस्जिद है, सुन्नी मस्जिद है, कि मस्जिद कोई भी हो, मस्जिद वक्फ की जमीन होती है। जिस वक्त 1944 में आपने मस्जिद सुन्नी मस्जिद कहकर अपने क्या दर्ज की, उस वक्त फितना फसाद आपने नहीं पैदा किया ये कहकर कि ये सुन्नी मस्जिद है, जब ऑलरेडी शिया इंतजाम उसमें इंतजाम हो रहा था। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे तरफ से शिया हजरात ने भी इस मामले में गवाहियां दी हैं। मौलाना कल्ब सादिक साहब ने, कल्ब जवाद साहब ने दी है और लोगों ने दी है। वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड का अपना स्टैंड जो था वो कोर्ट में सामने आ चुका है। कोर्ट जिस वक्त को, अब आपने कहा आपकी वजह से, देखिए सुन्नी वक्फ बोर्ड जब 21 मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो बेहतर है, जो भी उनके स्टेटमेंट थे, हमने उसमें आगे बढ़ के बात करने की कोशिश की। हाँ, हमने इन लोगों से बात नहीं की, हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बात की और फरीक़ैन से बात की, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं हुए। जब तैयार नहीं हुए तो मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि ये शिया मस्जिद है, आपको इसमें इख्तियार नहीं है। लिहाजा हम फैसला, शिया वक्फ बोर्ड की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि हम ऐसी विवादित जगह पर जिसमें 2000 से ज़्यादा हत्याएँ हो चुकी है, कत्ल हो चुके हैं, खून बह चुका है, हमको और खून नहीं बहाना है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो हजरत यहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त में, ये इतने पूरी तारीख़ी मरहले में कहाँ गायब थे? नंबर एक, जब ये वहाँ आपके लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में केस चल रहा था, 50 साल तक केस चला है, 2010 में कोर्ट का फैसला हुआ है, शिया वक्फ बोर्ड तो कहीं नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। इस बात को भी मैं वजाहत कर दूं आपको। अरे बात पूरी कंप्लीट नहीं, अरे अच्छा बोलिए। उसके बाद अब जब यहाँ पर आ गया मुकदमा, 2011 में दाखिल हुआ मुकदमा, आप 2017 में, साहब अगर इस मामले में जांच हो गई तो बड़े बड़े जेल चले जाएंगे। अरे कोई जेल नहीं जाएगा। देखिए सुनिए, क्यों नहीं जाएंगे आप जेल? तो आप जाएंगे ना। ये देखिए 13 FIR इनके खिलाफ करप्शन की फाइल है, 13 कानपुर में है, इलाहाबाद में है, आगरा में है, मेरठ में है, सहारनपुर में, लखनऊ में है, और यही बुनियाद बनी है इनकी यू टर्न लेने की। ये जितनी FIR की बात कर रहे हैं, देखिए आपके ऊपर भी एक 420 का मुकदमा कायम हुआ जी 14 नवंबर 1985 में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे कोई मुकदमा नहीं। देखिए यही बात तो मैं कहना चाह रहा था। सुनिए, बिल्कुल नहीं हुआ ही नहीं। ये तो मैं झूठ बोल रहा हूं इनकी उन झूठी बातों पर। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने ये साबित कर दिया। सुनिए,
ये जो मैंने बात कही वो सिर्फ इनका अंदर से उस बात को, असलियत को निकालने के, मैंने इनको पे एक इल्जाम लगाया, इन्हें कहा कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं। मैं वाकई झूठ बोल रहा था, लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला हमारे ऊपर, ये भी झूठ बोल रहे हैं। वो ये वैसे ही झूठ, अरे आप लिख के ले आइए, मैं भी लेकिन आप इससे पहले कहीं दिखाई भी नहीं देते। तो बात तो ये सही कहते हैं, सुनिए बात तो ये भी सही कहते, बात तो ये भी सही कह रहे हैं कि आप जो है, आप ये जो है इस सरकार में ही आप दिखाई देते हैं। आपकी जब अपनी हुकूमत थी तो मिलने नहीं पड़ेगा। देखिए वसीम साहब, जब आपकी अपनी हुकूमत थी उस दौरान तो आपने इस तरह की कोई बात नहीं की। आपने, मेरी हुकूमत कोई नहीं थी, मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं हूं, पहले मेरी बात समझिए। देखिए नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, वो नहीं लेके आई। मैं सुप्रीम कोर्ट से जीतकर वापस वक्फ बोर्ड में आया और मेरी जांच जितनी हो चुकी है उन सारे जांचों में हमको निर्दोष साबित हम हुए, हमारे पास उसकी क्लीन चिट मौजूद है। अब हमारी बात को कमजोर करने के लिए ये लोग वो बातें उछालते हैं जो इन्हीं की प्रोपोगंडा था, इन्हीं लोगों की साजिश थी, इन्हीं मौलवियों की साजिश थी हमको कटघरे में खड़ा करने की। अब ये उसका सहारा लेते हैं हमारी कमजोर बात करने के लिए। आप एक बात बताइए इलियास साहब, आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि FIR 13 केसेस में हुई है, मुकदमा चल रहे हैं, कोई मुकदमा विड्रॉ नहीं हुआ है। एक आपको ये देखिए, नहीं देखो, आप गलत बात कहेंगे मैं टोकूंगा। अब वसीम साहब, मुझे तो ये लगेगा आप जो कुछ कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप तो झूठ बोल के भी बोल देते हैं कि मैं झूठ नहीं, तो इसलिए आप बता दीजिएगा अगर आप झूठ बोल रहे मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तब मैंने इनकी बात को बुलवाई। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने कमेटी बनाई थी एजाज नकवी की। एजाज नकवी साहब कमेटी नहीं थे, एजाज नकवी साहब खुद आए थे। अभी सुनिए ना, एजाज नकवी साहब, आप ये बताइए यहाँ पर मुझे क्या कर रहे हैं? मैं एक बार वक्फा ले लेता हूँ, क्या कर रहे हैं? मैं वक्फा ले लेता हूँ, मैं वक्फा ले लेता हूँ। देखिए, मेरी जाती शख्सियत पे बहस करनी है तो चलिए उस पे बहस कीजिए। असल में हमें इस पे बात भी नहीं करनी है, हमें बात करनी है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़े को लेकर जो रुख है उसको लेकर। और वसीम रिजवी साहब कई प्रोग्राम वगैरह में आ ही चुके हैं जिसमें वो अपनी बात कहते रहे हैं और उन पर इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। लेकिन हम लौट कर आते हैं नाज़रीन, और हम फिर गुफ्तगू को, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, उसमें जाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है इल्ज़ामात से अलग भी क्या कोई राह निकल सकती है, क्योंकि कहते हैं कि हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े को लेकर, और हमारे दरमियान मौजूद हैं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास साहब। इलियास साहब, जब बात चल रही है, अब ये हम आखिरी उस दौर में हैं, क्या बाहर रास्ता निकल सकता है? देखिए, असल में मैं एक बात आप सामने कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है, ये देखिए, बुनियाद चीज़ ये है कि आपको इस तनाज़े के जड़ में जाने की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि ये राम जन्मभूमि का शोशा कब छोड़ा गया। 1857 तक के वहाँ ये कोई इशू नहीं था। 1857 में एक मसला खड़ा हुआ और चबूतरा बना। 1949 तक जो आस्था थी वो चबूतरे से वाबस्ता थी। 1949 की रात, 22 दिसंबर 1900 रात में इशा की आखिरी नमाज हुई और रात में चोरी छुपे उसके अंदर मूर्तियाँ रख दी गई और सुबह ताला डलवा दिया गया। उसके बाद जो FIR दर्ज हुई, एक गैर मुस्लिम की FIR है, उसमें यह कहा गया कि यहाँ चोरी छुपे कुछ शरपसंदों ने मूर्तियाँ रखी और मस्जिद की पवित्रता को भंग कर दिया। इसके बाद वहाँ के जो कमिश्नर थे ओगरा साहब, उनकी एफिडेविट दाखिल है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी दाखिल था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 22 दिसंबर 1949 की रात तक, 1528 से 22 दिसंबर 1949 की रात तक के मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती रही है और इसके अंदर चोरी छुपे मूर्तियाँ रख दी गई। अब सवाल ही पैदा होता है, कल तक आपकी जो लोग आस्था को बुनियाद बना रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, कल तक जिनकी आस्था चबूतरे से थी और 1857 में चबूतरे से भी नहीं थी, वो ऑल ऑफ ए सडन ये कहना शुरू कर दिया कि 1949 में से अब यही हो जगह है जहाँ राम जन्मभूमि है। इस मुकदमे के अंदर ये 3 जजेस का मुकदमा का फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का। उसमें जस्टिस शर्मा कहते हैं टाइम इमोमोरियल, राम कब पैदा हुए थे वो टाइम इमोमोरियल में है। जस्टिस अग्रवाल कहते हैं कि सेंचुरीज से हैं और जस्टिस SQ खान कहते हैं कि डिकेड से हैं। तो अब तक के इस मुकदमे के अंदर भी आप पढ़ेंगे तो ये तय नहीं है कि राम कब पैदा हुए। कोई कहता है करोड़ों साल पुरानी बात है, कोई कहता है लाखों साल पुरानी बात है। जब राम की पैदाइशी मुतय्यन नहीं है
तो आप इतने स्पेसिफिकली ये बात कहना शुरू करते हैं कि यही वो जगह है जहाँ राम पैदा हुए थे। लेकिन शायर मशरिक तो इमाम हिंद कहते हैं ना उनको। इमाम हिंद कहते हैं, यहाँ के लोग इमाम हिंद कहते हैं। शायद उनका कहना है कि हिंदुस्तान के लोग उन्हें इमाम हिंद मानते हैं। ये बात, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी ने और एक ग्रुप ने एक फ्रॉड पैदा किया, ये बताने की कोशिश की कि ये हमारी आस्था का मसला है। उसके बाद फिर इसको मेजॉरिटी की आस्था से जोड़ दिया गया। सवाल ये पैदा होता है, अब आस्था जुड़ गई है कि नहीं? नहीं, जुड़ी हुई है मेजॉरिटी के नहीं? नहीं, बिल्कुल भी। आस्था कोई बुनियाद होती है ना। देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास ने अकबर के दौर में लिखी है, और अकबर के दौर में आप जानते हैं कि रामचरितमानस लिखते हुए अयोध्या में बैठ के लिखी है रामचरितमानस, और उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि मेरे राम की जन्मभूमि पर मुसलमानों ने कब्जा करके मस्जिद तामीर कर दी है। अगर अकबर के दौर में ये इशू खड़ा होता तो अकबर तो दीन इलाही कायम किए हुए थे, उस वक्त तो फ़ौरन फैसला हो जाता, मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन अकबर के दौर से यानी बाबर के दौर से लेकर 1857 तक कोई डिस्प्यूट नहीं है मस्जिद के ऊपर में, और 1949 तक कोई डिस्प्यूट नहीं है मस्जिद के ऊपर में। 1949 में जिस तरह मूर्तियाँ रखी गई हैं वो रिपोर्ट मैंने आपको बताई है, किसी मुसलमान की रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद से आप वहाँ आस्था लेके बैठे हुए हैं, और फिर 1986 से पहले बीजेपी का इशू भी नहीं था, ये विश्व परिषद का इशू भी नहीं था। उनको लगा कि ये इशू ऐसा है जिसके ऊपर में हम अपनी राजनीति कर सकते हैं। तो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। ठीक है, राजीव गांधी ने भी, देखिए, कांग्रेस ने इशू बनाना चाहा और दूसरे लोग लेके चले गए। कांग्रेस तो असल कल्प्रिट है। 1949 में नेहरू जी बार बार ये कहते रहे कि वहां से मूर्तियां हटाइए और उसको रेस्टोर कीजिए मस्जिद। और अब उसके जो वजीर रह चुके हैं वो आपके वकील भी होते हैं उसमें। कांग्रेस को साहब ये कहते जरूर हैं, लेकिन इनको बनाया कांग्रेस। हमारा मसला कांग्रेस और बीजेपी से नहीं है। हमारा कहना ये है कि राजनीतिक पार्टियों ने इसको इशू बनाया। ये हिंदुओं का इशू नहीं है। हिंदुओं के जितने मजहबी कद्दावर शख्सियतें हैं उन्होंने कभी इसको इशू नहीं बनाया, कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये राम जन्मभूमि है। ये तो 1886 के बाद से ये इशू ऑल इंडिया तक बना है, उससे पहले तो ऑल इंडिया इशू भी नहीं था। देखिए, सबसे अहम बात क्या है, आपकी गुफ्तगू से ही नफरत जाहिर हो रही है। आपने राम की पैदाश पर और राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। अच्छा, इसका खमियाजा इनको नहीं भुगतना पड़ता है ना। इसका खमियाजा ये क्यों भुगतते? ये तो यहाँ से बैठेंगे चले जाएंगे। इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है हमारे उन मुसलमानों को जो निचली सतह पे रहते हैं। 2000 लोग मरे, और जितने मुसलमान मरे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने मेंबरान हैं उनका कौन एक आदमी इस मामले में शहीद हुआ? नहीं, देखिए, सुनिए, बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मसले का तो हल निकलना चाहिए ना। आप सुनिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। आज अभी आप फैला रहे हो, राम मंदिर के मसले पर आप बताइए। अभी हैदराबाद में इनकी एक मीटिंग हुई, सज्जाद नोमानी साहब ने कौन सी नफरत भरी तकरीर की है ये जानते हैं। किस जगह हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारने के लिए असलहा आ गया? अगर उनको मालूम है तो बताना चाहिए। मुसलमानों के हमदर्द हैं तो मुसलमानों की जान बचानी चाहिए। उन्हीं ने खुली तकरीर में कहा कि मुसलमानों होशियार हो जाओ, जिले जिले में तुम्हारे खिलाफ असलहा बांट दिया गया, तुमको मारने की तैयारियां हो रही हैं। मैं खुदा की कसम खाता हूं। ये गैर मुतल्लिक बात कर रहे हैं। अरे साहब, मेरी वीडियो मौजूद है, गैर मुतल्लिक वीडियो मौजूद है, और उस वीडियो में मैंने तहरीर भी दी है इस चीज के ऊपर FIR कराने की भी। देखिए, अगर के मैं बिल्कुल कराऊंगा, अगर के आप देश में इस तरह के, अगर के हिंदुस्तान में बैठ के बातचीत नहीं हो सकती। नदवी साहब ने कौन सी गलत बात की थी? नदवी साहब को आपने उस वक्त क्यों नहीं निकाला जब उन्होंने अबू बकर बगदादी के लिए शान में खत लिखा था? उस वक्त आपने उनको क्यों नहीं निकाला? आज आपने उनको सिर्फ इस बात पे निकाल दिया कि वो श्री से मिलने गए थे। आपके बहुत से लोग मिलने गए थे, क्या वो आपसे इजाजत लेके गए थे? नहीं। देखिए, अगर कोई बातचीत करने गया, आपने निकाल दिया, आपने उनकी बात नहीं सुनी। वसीम साहब, अब अगर देखिए, बातचीत की तमाम कोशिशें बहुत हो चुकी हैं, पहले भी हो चुकी है। अगर नहीं निकल रहा, आखिरी वक्त तक कोशिशें हो सकती हैं। अब अदालत में अगर के सुलह हो जाए तो अदालत में भी ये कहा जा सकता है कि जज साहब रुकिए, हम सुलह कर चुके हैं। ये भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि नहीं हो सकता? ये सोचते ये लोग हैं कि नहीं हो सकता क्योंकि इन्हें ये करना ही नहीं है। मनोहर साहब, मैं एक बात, इनको ये करना ही नहीं। आखिर में कि ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस मसले का आखिरी मुकदमा चल रहा है और ये उम्मीद है कि जल्द इसका निपटारा हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले पर जो लोग बातचीत का शोशा छोड़ रहे हैं उनको क्या इस बात का अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ हो सकता है? इसकी वजह बताता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 8 फरवरी को मुकदमा जब सुन रहा था तो उस वक्त ये कह दिया कि हम आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं करेंगे, हम फेथ की बुनियाद पर फैसला नहीं करेंगे, फैसले की बुनियाद होगी टाइटल सूट।
ये टाइटल सूट है, टाइटल की बुनियाद तो टाइटल के बारे में तो हमने भी अपनी बात रखी है। सुनिए, नहीं सुनिए, अब आप टाइटल की बात कर लिए, क्योंकि मसला अब ये डिबेट जो है आखिरी मरहले में, तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने बात रखी तो है। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको मान लेती है तो ये अगर आ जाते हैं तो फिर तो हमने भी तो टाइटल के ऊपर बात रखी है। अगर इनको एंटरटेन करती है सुप्रीम कोर्ट तो एंटरटेन नहीं करेगी। अरे आप जज है, हम बता रहे हैं, आप जज नहीं बता रहे हैं, बताइए। देखिए ये जज है कि इन्हीं ने फैसला कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट हमको एंटरटेन नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मुकदमे में ये बात कही है, पिछली तारीख पे ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें जो पार्टी बनने के लिए सूट हैं वही हम उनकी बात सुनेंगे। गुमराह करने से कोई फायदा नहीं है, सुनेंगे इस मरहले पे बात। गुमराह करने से कोई फायदा नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, बस अब यही एक काम रह गया है। गुमराह करने से कोई फायदा नहीं है। हमने उसमें एज एक रिस्पोंडेंट की हैसियत से अपना पक्ष रखा है, ठीक है ना? और हम कोर्ट में ये गुजारिश करेंगे। तो देखिए, इशू नंबर 19 ये डिसाइड कर चुका है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन फेक रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, फिर अरे तो फिर आपकी बुनियाद कहां से? तो आपको परेशानी किस बात की है? हमें कोई परेशानी नहीं, परेशानी हमको नहीं है। मसला ये है परेशानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पैदा हो गई। इससे पहले दिखाई नहीं देते, इससे पहले आप दिखाई नहीं देते हैं। अब आप इस हुकूमत में नजर आते हैं। मैं इससे पहले गैब में था, मैं छुपा हुआ था, मैं डरा हुआ था, भागा हुआ था, लेकिन अगर आज निकल के आया तो गलती क्या की? बीजेपी कोई बात नहीं, बीजेपी की हुकूमत हो। जब आप ऐसे वक्त में निकल के आते हैं तो लोग आपको शक तो करेंगे ही ना। शक करेंगे, फैसला नहीं हुआ है, कोर्ट ने कहा कि बैठ के बातचीत करो, उस वक्त हम सामने आए। नाज़रीन, एक बात से आखिरी बात, बिल्कुल देखिए, इस मसले में हमारे तरफ से 7 मुकदमे हैं, 2 और वो सब के सब ओरिजिनल टाइटल के अंदर फरीक हैं और मुकदमे हैं। हिंदू फरीक की तरफ से 5 मुकदमे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ये कहता है कि हम ओरिजिनल जो इसके अंदर रिस्पोंडेंट है उन्हीं की बात सुनेंगे, जो लोग इंटरवीन कर रहे हैं उनकी बात का अगर मौका आएगा तो देखेंगे। एक बात देखिए, मेरा चल जाएगा जिस वक्त अदालत का फैसला है ना, आपको पता चलेगा कि आपकी चीज है या नहीं है। आप यूं ही देश का माहौल खराब कर रहे थे, आप यूं ही ठेकेदार बने थे। फैसला आने तो दीजिए ना, आप फैसले तो फैसला आने दीजिए ना। हम भाग कर रहे हैं, अरे फैसले से हम भाग कर रहे हैं। हम बातचीत का दरवाजा खोले हुए हैं कि वो चीज हमारी है, भाग रहे हैं। हम चीज हमारी है, बातचीत का दरवाजा खोले। आप फसाद कर रहे हो, चीज आपकी नहीं है, आप सिर्फ फसाद कर रहे हो। भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर लीजिए। चलिए नाज़रीन, ये जो है ये रुख, आपने दोनों रुख देखे और अब आपको खुद अपना एक रुख कायम करना है। लेकिन जहाँ तक मेरे रुख की बात है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ना मस्जिदों की तरफ मैं, ना मंदिरों की तरफ, मेरी दुआएं हैं जलते हुए घरों की तरफ। खुदा हाफिज़।